पहली कड़ी, मौजूदा G20 ममालिक में से 10 ममालिक फ़लस्तीनी आज़ाद हैसियत को तस्लीम करने से इनकारी हैं। बाकी में से भी चंद एक को किसी हद तक कायल किया जा चुका है कि वो अपनी राय को तब्दील करें। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, जनूबी कोरिया, मेक्सिको, बरतानिया और रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका ये G20 के इन ममालिक की फहरिस्त है जो फ़लस्तीन को अलग रियासत के तौर पर तस्लीम नहीं करते। दूसरी कड़ी, हाल ही में बज़ाहिर चैन के तौसत से मशरिक़ वस्ता के सबसे बड़े तनाज़े को ख़त्म करके ताल्लुक़ को दोस्ती में बदला गया है। उसी तनाजुर में तीसरी बड़ी कड़ी इसराइली वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में तकरीर करते हुए 2 नक्शे दिखाने की है, जिनको हर हाल में दुनिया के नक्शे में शामिल करने का प्लान है। और चौथी अहम कड़ी, हिजाज़ा को एटमी ताकत बनाने का वदा इस शराइत पर हुआ है कि वो इसराइली वज़ीर आज़म के दिखाए गए नक्शे को हकीकत का रूप देने में पूरा ताउन करे। पांचवी कड़ी, इसराइल के वज़ीर आज़म का अदालती इस्लाहात का बल इनके लिए ठीक ठाक मुतनाज़िया बना हुआ है। इनकी मकबूलियत में कमी और एहतिजाजी मुजाहरों के बाद वो अपने बयानात पर यूटर्न लेने और फीस सेविंग के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं। छठी कड़ी, कौन बनेगा मशरिक़ वस्ता का सुल्तान। सातवीं कड़ी, हमले की शिद्दत, अक्टूबर की टाइमिंग और सरप्राइज। आठवीं कड़ी, ईरान जेल में कैद हुकूमत मुखालिफ मगर इंसानी हुकूक की अलंबरदार खातून को नोबल इनाम देना। अब मौजूदा कशीदगी में ऐसी कई बातें हैं जिन पर दुनिया भर के तज्ज़ियाकारों ने सवालात उठाए हैं और कई अहम निकात को बहस का मौजू बनाया है। इस ज़मीन में एक बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी फेसबुक पोस्टों के ज़रिए जो मुख्तलिफ सवालात की भरमार है, इन सवालात के जवाबात पहले से दिए जा चुके हैं बल्कि दोहराए भी जा चुके हैं। अगर कोई पुरानी बातों से अनजान है तो मौजूद तनाजुर में गैर मुल्की मीडिया चैनल्स पर इंटरव्यूज, सवालात और तज्ज़िये बार बार हो रहे हैं, वो अगर इन्हें देख लें तो सवालात की बाज़गशत से बच सकते हैं। जब तक हमले की गर्द बैठती नहीं तब तक कोई भी मुसद्दिक़ा बात कहना करीन क़ियास होगा और महज पुराने नताइज की जगाली होगा, क्योंकि सब कुछ ऐसा हुआ है जिस पर पेश की किसी को कोई मालूमात नहीं है। इसलिए फ़िलहाल कुछ कहना मसलहत, ज़ाती ख्वाहिश, नरम गोशा या फिर तअस्सुब पर मबनी हो सकता है। फ़िलहाल ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब अगर दोनों तरफ से मामला सुलह सफ़ाई की तरफ जाता भी है तो खेल के उसूल जो बड़ी हद तक बदल चुके हैं वो मुस्तक़बिल के लिए यकसर बदल जाएंगे। ये खेल अपनी मर्जी की शराइत मनवाने का भी हो सकता है, खित्ते के नए सुल्तान के लिए ताकत के तवाज़ुन को अपनी मंशा के मुताबिक ढलने का भी हो सकता है, नई न्यूक्लियर ताकत बनने से रोकने या फिर किसी हद तक हाथ बांधने से मशरूत हो सकता है। इस सारे तनाजुर में जो नुक्ता नज़र अंदाज किया जा रहा है वो रूस यूक्रेन जंग और खित्ते में इक्तिसादी बहरान का भी है। दूसरी तरफ दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को जासूसी और दिफाई आलात फरोख्त करने वालों की सिक्योरिटी बरीच पर सवालिया निशान शायद किसी दूसरी मार्केट का पेश खैमा साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ आम इस्तेमाल की राफलें और पकअप गाड़ियों ने हर हिसार को बगैर किसी बड़ी मुज़ाहमत के तोड़ कर रख दिया। न सिर्फ सिक्योरिटी को तोड़ा बल्कि यूनिट 8200 का नाकाबिल तस्खीर का जम पूरी दुनिया को कंट्रोल करने जैसे बुलंद ओबांग दवों का पोल खल गया है, जिससे नफसियाती तौर पर संभलने के लिए तवील अरसा दरकार होगा, क्योंकि अभी तक किसी को यकीन नहीं आ रहा कि जो कुछ हो चुका है ये हुआ कैसे। दुनिया को मानना होगा कि हर चीज के तौर अतवार, उसूल, अख्तार तब्दील हो चुके हैं, हत्ता कि 2-4 साल पुरानी हिकमत अमली भी कारगर नहीं रही। अगर ये सारी कड़ियां मिलाएं तो एक बड़ी कड़ी गुमशुदा है। वो कड़ी फ़लस्तीनी अवाम और हुकूमत है। आज़ादी हर शख्स और हर रियासत का बुनियादी हक है और कोई अपने बुनियादी हक के लिए किन ज़राए से किस हद तक जा सकता है ये इसकी सवाबदीद और हालात के जबर का फैसला है कि इस बात पर कितना मजबूर किया गया है। मेरे हल्का अहबाब में जितने भी फ़लस्तीनी हैं इनसे जब भी इस मौजू पर बात होती है वो यही कहते हैं कि हमने अपना लहू फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए वक़िफ़ कर दिया हुआ है। मेरा ज़ाती ख्याल है इससे आगे कोई मसलहत या कोई नज़रिया बाकी नहीं रहता। इसके बाद एक सवाल ये भी है कि क्या तंजीम और अवाम में रबत है। गुज़श्ता चंद बरसों से फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों का सबसे बड़ा मसला इनके साथी कैदियों की वापसी और इनके साथ गैर इंसानी सलूक का था। अब इस बार इन्होंने भी बड़ी तादाद में अहम शख्सियात को कैदी बना लिया है, जिससे खेल के एक उसूल में कम अज़ कम तवाज़ुन पैदा हो चुका है और ये तकरीबन बड़ा उसूल है। अब जो लोग दोनों तरफ के तकाबुल में तादाद वगैरह के सवालात उठा रहे हैं, इनसे बसत एहतराम अर्ज़ है कि झड़पों या हमलों का सिलसिला 2007 के बाद किया ये पहली बार शुरू हुआ है, या करने वाले इस बात से नावाकिफ़ हैं। अब अचानक तमाम कशीदगी इस वक्त रोनमा हो रही है जब तमाम बड़े ममालिक किसी एक एजेंडे पर यकसू नहीं हैं। इन्हें बहुत सारे मसाइल और मुहाज़ों का सामना है।
ایسے میں اگر اسرائیل وقتی طور پر بھرپور طاقت کے ذریعے حالات کو قابو میں کرنے کی طرف گیا تو پھر وہ اس نقطے پر پہنچ جائے گا جہاں سے بخیریت واپسی ممکن نہیں رہتی، اور مد مقابل نے تو پہلے ہی کفن سر پر باندھا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ تصور کرنا مشکل بلکہ عجلت کا مظاہرہ ہوگا کہ موجودہ حالات مختصر وقت کے لیے رہیں یا طویل دورانیے کے لیے، تو مشرق وسطیٰ کے یہ ممالک کس نہج پر پہنچ جائیں گے یا کیا رخ اختیار کریں گے، کیونکہ 7 اکتوبر کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اس لیے نتائج بھی گزشتہ نتائج سے مختلف ہوں گے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب لازمی کرو۔